हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, अब हम लोग का जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसमें बस 10-15 दिन रह गए हैं। तो आज हम लोग जो ईवीएस का जो टॉपिक है वो पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो इसका आज हम लोग फर्स्ट रिवीजन क्लास कर रहे हैं। तो देखिए ईवीएस को, ईवीएस ठीक है, जिसको बोलते हैं पर्यावरण अध्ययन, ठीक है। ये हिंदी मीडियम नोट्स है। किसके द्वारा दिया गया है? ये हिमांशी मैम के द्वारा दिया गया है। तो इसका हम लोग आज रिवीजन करेंगे। देखिए स्कूल जाने के लिए बच्चे क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। देखिए बाँस और रस्सी के पुल का उपयोग किया जाता है कहाँ पर? असम में। तो बच्चे जो है स्कूल जाने के लिए बाँस और रस्सी के पुल का उपयोग करते हैं। तो कहाँ पे करते हैं? वो असम में करते हैं। ट्रॉली का उपयोग किया जाता है कहाँ पर? लद्दाख में। सीमेंट पुल का उपयोग किया जाता है समान क्षेत्र, समतल या पानी के ऊपर, ठीक है। पानी के ऊपर या फिर सामान्य क्षेत्र से जो हाइट पे होगा उसके लिए हम लोग सीमेंट पुल का उपयोग करते हैं। वल्लम, लकड़ी की छोटी नाव, ठीक है। वल्लम क्या होता है? लकड़ी का एक छोटा नाव होता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है? केरल में किया जाता है, ठीक है। ऊँट गाड़ी का कहाँ यूज किया जाता है स्कूल जाने के लिए? राजस्थान में। बैलगाड़ी, इसका उपयोग मैदानी इलाकों में, गाँव में किया जाता है, ठीक है। रास्ते पथरीले और असमान हैं, जहाँ जैसे कि पहाड़ों में होता है। तो ये कहाँ पे स्कूल जाने के लिए ऐसे कहाँ पे यूज होता है? तो उत्तराखंड में, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया स्कूल मतलब कैसे बच्चे जाते हैं उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट थे। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। जैसे ज़्यादातर पक्षियों की ज़्यादातर ज़्यादातर पक्षियों की आँख उनके सिर के दोनों तरफ होती है, जिनसे वो क्या करते हैं? देखते हैं। यानी वो एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल देते हैं, ठीक है। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती है और ऐसा करने पे उनमें ज़्यादा फोकस करने में मदद मिलती है। ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है, इसलिए वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। अधिकतर जो पक्षी होते हैं उनके आँखों की पुतली क्या होती है? घूम नहीं सकती है। जैसे हम लोग की आँखों की पुतली क्या होती है? घूम सकती है। तो इसलिए वे क्या करते हैं? अपनी गर्दन घुमाकर आसपास देखते हैं। पक्षी जब दोनों आँखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है। तो पक्षी जब क्या करते हैं? अपने दोनों आँख से जो है किसी एक चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो वो उन्हें क्या होता है? कोई भी चीज़ की दूरी का एहसास होता है। और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनके देखने का दायरा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। यानी हम लोग जितना देख पाते हैं कि जितना दूर का देख सकते हैं उससे 4 गुना ज़्यादा ये पक्षी जो है देख सकते हैं। कौन कौन सा? चील, बाज और गिद्ध। जो चीज़ें हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ 2 मीटर पे है तो हम लोग उसको क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन ये जो है हमसे 8 मीटर दूर भी रहेंगे तो उसको क्लियरली वो देख सकते हैं। एक पक्षी की आँख उसके सिर पर होती है और उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो कान के होते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं, ठीक है। एक पक्षी की आँखें क्या होती है? उसके सिर पर होती है, ठीक है। और उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो कि कान होता है। वो उनसे वे क्या करते हैं? सुनने में मदद लेते हैं, ठीक है। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, यानी उसका भी 2 कान होगा। ऐसा एकदम छोटा छेद होता है जो कि हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी मदद से क्या करते हैं वे लोग मतलब सुनते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छोटे जैसे कान होते हैं, लेकिन हम उन्हें आसानी से देख नहीं सकते। मगरमच्छ का भी छोटा छोटा कान होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उसको आसानी से नहीं देख सकते। बहुत नज़दीक में जाएंगे तो दिखाई देगा, लेकिन नज़दीक जाएंगे तो पता चला हम लोग ही स्वाहा हो जाएंगे। जानवरों पर अलग अलग पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। जानवर जैसे जिराफ हो गया
तो उनके जो स्किन पर पैटर्न होते हैं वो किसके कारण होते हैं, यहाँ पे ब्लैक होगा, यहाँ पे वाइट होगा, तो किसके कारण होते हैं, उनके बालों के कारण होते हैं। किसी जानवर के शरीर पर बालों के बिना कोई पैटर्न नहीं होता है। किसी भी जानवर के शरीर पर जो है बिना बालों का कोई पैटर्न नहीं होता है। ये पूछा गया है सीटेट सितंबर 2016 में। कान वाले जानवर शरीर पर बाल होते हैं वो जन्म देते हैं। ठीक है, कान वाले जानवर होते हैं या फिर शरीर पर जिसके बाल होते हैं वो क्या करते हैं, जन्म देते हैं। ठीक है, शरीर के बाहर बिना कान छेद वाले जानवर क्या होते हैं, अंडे देते हैं। यानी शरीर के बाहर बिना कान वाले जो कान वाला होता है, जहाँ केवल छेद वाला जानवर होता है, वो केवल क्या देते हैं, अंडे देते हैं। सबसे बड़ी मादा हाथी झुंड की मुखिया बन जाती है। सबसे बड़ी जो मादा हाथी रहती है वो हाथियों की झुंड की क्या हो जाती है, मुखिया हो जाती है। झुंड में क्या होता है, कोई नर हाथी नहीं होता है। वे 14 या 15 साल की उम्र में झुंड छोड़ देते हैं। देखिए, जो भी झुंड में ये होता है हाथी, वो क्या होता है, 14 से 15 साल में वो क्या करता है, होते होते वो झुंड क्या करता है, छोड़ देता है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो तक पत्ते और टहनियाँ खा सकता है। एक जो वयस्क हाथी होता है एक दिन में क्या करता है, 100 किलो टहनी या पत्ता खा सकता है। हाथी जो है दिन में केवल 2 से 4 घंटा सोता है। हाथी जो है दिन में केवल 2 से 4 घंटा सोता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हाथी जो है दिन में केवल 2 से 4 घंटा सोता है। कीचड़ क्या करता है, हाथी की त्वचा को ठंडा रखता है। कीचड़ अगर क्या करता है, हाथी की त्वचा को ठंडा रखता है। उनके बड़े कान भी पंखे की तरह काम करते हैं। वे खुद को ठंडा रखने के लिए उन्हें फड़फड़ाते हैं। तो उनके जो बड़े कान होते हैं उनसे वो क्या करते हैं, हवा मतलब पंखा की तरह वो उसका यूज करते हैं। झुंड में 10 से 12 मादा हाथी होते हैं और बच्चे होते हैं। ठीक है, तो झुंड में एक भी नर हाथी नहीं होता है, केवल मादा हाथी होता है। और एक झुंड में कम से कम 10 से 12 मादा हाथी होते हैं और उनके साथ बच्चे होते हैं। अब देखिए, खेजाड़ी गांव कहाँ है, राजस्थान में जोधपुर के पास है। खेजाड़ी गांव राजस्थान में जोधपुर के पास है। लगभग 300 साल पहले इस गांव के लोगों को बचाया था। खेजाड़ी गांव के लोग बिश्नोई कहलाते थे। ठीक है, खेजाड़ी का पेड़ ज़्यादा पानी के बिना बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो जो देखिए खेजाड़ी गांव कहाँ पड़ता है, राजस्थान में जोधपुर के पास है। लगभग 300 पहले इस गांव के लोगों को बचाया था। खेजाड़ी गांव के लोग क्या कहलाते हैं, बिश्नोई कहलाते हैं। खेजाड़ी का जो पेड़ होता है ज़्यादा पानी के बिना भी क्या होता है, बड़ा हो सकता है। यह क्या देता है, फलियां देता है और कीड़ों से प्रभावित नहीं होता है। ये क्या देता है, फलियां देता है और कीड़ों से प्रभावित नहीं देता है। बिहार के मुजफ्फर ज़िले में बोचाचा गाँव है। मधुमक्खियाँ अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती है। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो कि क्या देती है, अंडे देती है। छत्ते में केवल कुछ नर होते हैं। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियाँ श्रमिक होती है, यानी क्या होती है, मजदूर होती है। ठीक है, यानी मधुमक्खी जो है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक अपना अंडा देता है। और प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में क्या होता है, एक रानी होता है जो कि अंडा देती है। और छत्ते में केवल कुछ ही नर होते हैं। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियाँ क्या होती है, श्रमिक होती है। श्रमिक के रूप में नर मधुमक्खियाँ की कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। जो नर मधुमक्खी होता है उसका मतलब काम करने में कोई भूमिका नहीं होती है। जो भी काम करते हैं वो कौन सा करती है, मादा मधुमक्खी करती है। ट्रेन कच्छ गुजरात में गांधीधाम से शुरू होती है। ट्रेन जो है कच्छ गुजरात में कहाँ से स्टार्ट होती है, गांधीधाम से। गुजरात का खाना ढोकला, चटनी, नींबू, चावल, मिठाई के साथ होता है। मंडगांव गोवा में है। ठीक है, तो ये कुछ गांव हैं जिन्हें हम लोग को देखना है। गोवा से केरल तक के मार्ग में कुल 2000 पुल और 92 सुरंगें हैं। गोवा से केरल तक के जो रास्ता है उसमें टोटल 2000 पुल है और 92 सुरंग है।
कोझिकोड दक्षिण भारत में केरल राज्य में मालाबार तट पर एक शहर है। इसे कालीकट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कोझिकोड दक्षिण भारत में केरल राज्य में मालाबार तट पर एक शहर है। इसे कालीकट के नाम से जाना जाता है। गुजरात से केरल एक रास्ते में ट्रेन पार करती है। गुजरात से केरल के रास्ते में ट्रेन पार करती है। कहाँ से? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। फिर भारतीय राज्य कहाँ पहुँचती है? केरल पहुँचती है। ठीक है, तो गुजरात से केरल के रास्ते में ट्रेन कहाँ कहाँ से पार करती है? तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और फिर भारतीय राज्य केरल पहुँचती है। अब देखिए कुछ भाषाएं हैं और किन किन राज्यों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए जैसे मलयालम कहाँ बोला जाता है? तो ये बोला जाता है केरल में। ठीक है, कोंकणी कहाँ बोला जाता है? तो ये बोला जाता है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ हिस्सों में ये भाषा बोली जाती है। कोंकणी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। मराठी कहाँ बोला जाता है? तो महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली में बोला जाता है। तो मराठी कहाँ कहाँ बोला जाता है? महाराष्ट्र में, गोवा में, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली में। ठीक है, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली। गुजराती कहाँ बोला जाता है? तो ये बोला जाता है गुजरात में। ठीक है, कन्नड़ कहाँ बोला जाता है? तो ये बोला जाता है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, एमएच यानी महाराष्ट्र। ठीक है, तो कन्नड़ कर्नाटक में भी बोला जाता है, आंध्र प्रदेश में भी बोला जाता है, तमिलनाडु में भी बोला जाता है और एमएच महाराष्ट्र में बोला जाता है। एक बार फिर से इसको रिवीजन करते हैं। मलयालम कहाँ बोला जाता है? मलयालम बोला जाता है केरल में। ठीक है, और कोंकणी कहाँ बोला जाता है? कोंकणी बोला जाता है कर्नाटक में। ठीक है, और इसके साथ ही महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ हिस्सों में बोला जाता है कोंकणी। मराठी कहाँ बोला जाता है? महाराष्ट्र में बोला जाता है, गोवा में बोला जाता है, दमन और दीव में बोला जाता है, दादरा और नगर हवेली में भी बोला जाता है। गुजराती कहाँ बोला जाता है? गुजराती गुजरात में बोला जाता है। कन्नड़ कहाँ बोला जाता है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, एमएच महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये कुछ भाषा था और ये कहाँ कहाँ कौन से राज्य में बोली जाती है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग देखते हैं कि जो ट्रेन का टिकट होता है उस पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। ठीक है, तो देखिए फेरी केरल में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की नाव है। फेरी जो होता है एक नाव होता है जो कि यूज होता है कहाँ? केरल में। अब देखिए कर्णम मल्लेश्वरी ये क्या थी? ये एक वेट लिफ्टर थी, यानी क्या करती थी? भार उत्तोलक थी। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर थी। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वज़न उठाने का अभ्यास करने लगी। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वज़न उठा लेती है। कर्णम ने भारत के 29 मेडल जीते हैं। ठीक है, उनकी 4 बहनें भी रोज़ वज़न उठाने का प्रयास करती है। ये कर्णम मल्लेश्वरी है। ये क्या करते हैं? ये एक वेट लिफ्टर हैं और आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके पापा जो हैं पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वज़न उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वज़न उठा लेती है। कर्णम ने भारत के 29 मेडल जीते हैं। ठीक है, उनकी 4 बहनें भी रोज़ वज़न उठाने का प्रयास करती है। अब देखिए टिकट के बारे में अभी मैंने बोला था कि टिकट में जो है क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। तो विवरण आप ट्रेन टिकट पर पा सकते हैं। क्या? तो पहला तो ट्रेन नंबर हम उसमें पा सकते हैं। यात्रा की तारीख जो होती है, शुरुआत की तारीख, कब यात्रा शुरुआत होती है, बर्थ कौन सा होता है और कोच संख्या कौन सा होता है, ये उसमें मतलब विवरण रहता है, डिटेल दिया रहता है। किराया कितना रहता है, यानी टिकट की लागत कितना होता है। ठीक है, दूरी कितना रहता है, मतलब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने का जो दूरी है, यात्रा का दूरी है, वो किलोमीटर में कितना रहता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके टिकट में दिया रहता है। ठीक है, रिजर्वेशन टिकट में अधिकतर ये आपको मिल जाएगा। अब देखिए ट्रेन टिकट पे जो पीएनआर दिखाता है वो क्या दिखाता है। पहला दिखाता है यात्री संख्या रिकॉर्ड,
यात्री का नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत संख्या रिकॉर्ड। ठीक है, तो देखिए जो ट्रेन टिकट पे रहता है, ठीक है, ट्रेन टिकट पर जो पीएनआर दिखाता है वो यात्री का नाम रिकॉर्ड दिखाता है। क्या दिखाता है? यात्री का नाम रिकॉर्ड, यानी व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड जो होता है वो दिखाता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। फिर उसके बाद आता है आरक्षित रेल टिकट से निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला जो ऑप्शन दिया है वो क्या दिया है? बुकिंग की तारीख और समय। ठीक है, यात्रा शुरू होने की तारीख और समय, कोच नंबर, बर्थ नंबर और किराया, यात्रियों के नाम, आयु और लिंग। ठीक है, नाम, बोर्डिंग स्टेशन और अंतिम स्टेशन के साथ ट्रेन नंबर। ठीक है, तो ये जो है ये जो रिजर्वेशन जब होता है तो उस समय हम लोग ये जितने भी ऑप्शन हैं ए बी सी डी, ये सारे ऑप्शन जो हम लोग फॉर्म भर के देते हैं तो वो हम लोग सारा डालते हैं। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। फूलों की घाटी उत्तराखंड की पहाड़ियों में पाई जाती है। फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड के पहाड़ियों में पाई जा सकती है। गेंदा, जेनिया आदि फूलों का उपयोग कपड़ा को रंगने के लिए किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला, उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला है जो क्या बनाने के लिए प्रसिद्ध है? इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। इत्र यानी सेंट। ठीक है, सेंट। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट है जो हमारा मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड है। देखिए मधुबनी पेंटिंग कुछ इस टाइप का होता है। इसमें जो है ह्यूमन यानी आदमी, जानवर, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे इत्यादि का विवरण दिया रहता है। एक तरफ से ये रंगोली टाइप का होता है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए चित्र में डिजाइन को मधुबनी कहा जाता है। इस चित्र में जो डिजाइन है इसको क्या बोला जाता है? मधुबनी। यह लोक कला का एक बहुत पुराना रूप है। बिहार में एक ज़िला है, ठीक है, जिसे मधुबनी कहा जाता है। उसी के नाम पर इस पेंटिंग का नाम पड़ा है। तो देखिए ये जो चित्र अभी हम लोगों ने देखा, इस चित्र में जो डिजाइन है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मधुबनी। यह एक लोक कला का एक बहुत पुराना रूप है। बिहार में एक ज़िला है जिसे मधुबनी कहा जाता है। उसी के नाम पर इस पेंटिंग का नाम पड़ा है। ठीक है, अब ये कैसे बनाया जाता है? ये चावल के पाउडर के पेस्ट से पेंटिंग बनाया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है? रंग मिलाया जाता है। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों के रंगों आदि का उपयोग किया जाता है। चित्रों में इंसानों, जानवरों, पेड़ों, फूलों, पक्षियों, मछलियों और कई अन्य जानवरों को दिखाया जाता है। ठीक है, या फिर दिखाया गया है। अब देखिए बेलवनिका गांव कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में एक जगह है, वहीं पे बेलवनिका गांव है। गिजू भाई वदेका गुजरात में रहते थे। उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी। गिजू भाई वदेका जो है गुजरात में रहते थे, उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी। एक भारतीय रॉबिन अपने अंडे सड़क किनारे पत्थरों के बीच में देता है। देखिए ये जो भारतीय रॉबिन क्या होता है? एक पक्षी होता है जो कि अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देता है। कोयल कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। कोयल क्या करती है? अपना जो अंडा है कौवे के घोंसले में देती है, और जैसे ही ये जो अंडा होता है, अंडा में से बच्चा निकल जाता है तो वो क्या करती है? वहाँ से चली जाती है। पक्षी अपने अंडे देने के लिए ही घोंसले का उपयोग करते हैं, यानी पक्षी जो है जो घोंसला का उपयोग होता है केवल अंडे देने के लिए करती है। चूजे बड़े होने के बाद पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं। ठीक है, चूजे क्या होते हैं? बड़े होने के बाद जो पक्षी है अपना घोंसला छोड़ देते हैं।
आंध्र प्रदेश में, नर्मदा जो जगह है वो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। हिलगुंडी जो है कर्नाटक में है। हिलगुंडी में बच्चों की पंचायत को भीम संघ कहा जाता था। हिलगुंडी में जो बच्चों की पंचायत होता है उसे क्या बोला जाता है, भीम संघ कहा जाता है। बरगद के पेड़ के बारे में कहा गया है कि जो लटकती हुई शाखाओं की तरह दिखता है वह वास्तव में इस पेड़ की क्या होती है, जड़ें होती है। ठीक है। डेजर्ट ओक क्या होता है, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ओक के पेड़ की जड़ें गहराई तक जाती है और पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है। ठीक है। असम में चावल की नई फसल के अवसर पर बिहू उत्सव मनाया जाता है। असम में अगर चावल की अच्छी फसल होती है तो इसके अवसर पे जो है वहाँ पे उत्सव मनाया जाता है जिसे बिहू उत्सव कहते हैं। माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को या असमिया कैलेंडर के 10वें महीने के पहले और दूसरे माघ में मनाया जाता है। यानी माघ बिहू जो होता है पर्व 14 और 15 जनवरी को या असमिया कैलेंडर के 10वें महीने के पहले और दूसरे माघ में मनाया जाता है। बिहू के अवसर पर बाँस से भेला घर बनाते हैं। बिहू जो त्यौहार है उसके अवसर पे बाँस से भेला घर बनाते हैं। मुक्तापुर गांव आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली ज़िले में। देखिए मुक्तापुर गांव जो है आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली ज़िले में है। ठीक है। पोचमपल्ली ज़िले में एक पारंपरिक व्यवसाय है कालीन बुनाई, खिलौना बनाना, इत्र उत्पादन आदि। पोचमपल्ली जो ज़िला है उसमें जो पारंपरिक व्यवसाय है जैसे कि कालीन बुनाई, खिलौना बनाना, इत्र उत्पादन आदि, ये चीज़ें उस जगह के नाम से प्रसिद्ध हो गई है जहां उन्हें बनाया जाता है। जैसे कुल्लू शॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम रेशम, कश्मीरी कढ़ाई आदि। तो ये जो चीज़ें हैं उस जगह के नाम से क्या हो गई है, प्रसिद्ध हो गई। जैसे बनारसी साड़ी, ठीक है, बनारसी पान। अब देखिए आबू धाबी है संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अबू धाबी कहाँ है, UAE में। ठीक है, UAE में है अबू धाबी। ठीक है। अबू धाबी की मुद्रा दिरहम होती है। अबू धाबी की जो होती है मुद्रा क्या है, दिरहम है। चितप्पन मलयालम में पिता का छोटा भाई होता है। और कुजम्मा मलयालम में पिता के छोटे भाई की पत्नी को कहा जाता है। चितप्पन किसको बोला जाता है, मलयालम में पिता का छोटा भाई यानी चाचा। ठीक है, चाचा को क्या बोला जाता है, चितप्पन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चितप्पन। और मलयालम में पिता के छोटे भाई की पत्नी यानी चाची, इसको क्या बोला जाता है, कुजम्मा। क्या बोला जाता है, कुजम्मा। केरल में कई फलों के पेड़ मिलते हैं जैसे नारियल, केला, कटहल, पपीता, सुपारी आदि। केरल में कई फलों के पेड़ मिलते हैं जैसे नारियल है, केला, कटहल, पपीता, सुपारी। रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र पेड़ खजूर है। केरल में विभिन्न मसाले मिलते हैं जैसे तेजपत्ता, इलायची और काली मिर्च। गरम मसाला छोटी और बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ आदि से बना होता है। गरम मसाला में क्या क्या होता है, छोटी और बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ आदि से क्या मिल के बना है, गरम मसाला बनता है। तो केरल जो होता है गरम मसाला के लिए बहुत फेमस होता है। देखिए लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर है। लेफ्टिनेंट वहीदा परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। वहीदा प्रिज्म जम्मू और कश्मीर के राजौरी ज़िले के थनड्डी से है। ठीक है। परेड में कुल आदेशों की संख्या 36 होती है। प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। ठीक है। तिब्बती जिसे भोटी भी कहा जाता है, लद्दाख में बोली जाने वाली भाषा होती है। भोटी भाषा में माँ बाप को आमाले कहा जाता है और भोटी भाषा में पिता को आबाले कहा जाता है।
रेशम का कीड़ा अपनी मादा कीड़ा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ढूंढ सकता है। चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसे पदार्थ छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को क्या मिल जाता है? रास्ता मिल जाता है। हाँ आए देखिए, चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। मच्छर जो होता है, मच्छर कैसे आता है देख लीजिए। मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। सड़कों पर कुत्ते की भी अपने जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। ठीक है, जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं, उतने रंग जानवर को दिखाई नहीं देते हैं। आमतौर पे माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, लेकिन रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काले ही देखते हैं, यानी ब्लैक एंड वाइट दिखता है उन लोग को। देखिए, अब सांप क्या होता है? सांप के बाहरी कान नहीं होते, ज़मीन पर हुए कंपन को ही वह महसूस कर पाता है, यानी वो केवल वाइब्रेशंस को वो महसूस कर पाता है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। जंगल पे जो ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर होता है, वो पास आती है मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को क्या करता है? संदेश भेजता है। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। ठीक है, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए बाहर के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरे तरह की आवाज़। यानी उड़कर आने वाले दुश्मनों के लिए एक तरह की आवाज़ होता है और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरे तरह की आवाज़ होता है। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। मछलियाँ जो होता है वो खतरे की जो चेतावनी होता है एक दूसरे को कैसे देता है? बिजली तरंगों से देता है। ठीक है, कुछ जानवर जो होते हैं तूफान, ठीक है, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं वे जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं और वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या फिर कुछ अनहोनी होने वाली है। सन 2004 में दिसंबर में क्या हुआ था कि सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरे आवाज़ें को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई थी और वो क्या किए थे? वो इलाका खाली कर दिए और इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए थे। ठीक है, तो जब भी कुछ ऐसा घटना होने वाला रहता है जिसमें क्या होता है भूकंप या फिर कुछ अनहोनी होने वाला रहता है, तो वो क्या जानवर क्या करते हैं? कुछ अजीब व्यवहार करने लगते हैं या फिर मतलब एक खास आवाज़ निकालने लगते हैं, जिससे क्या होता है लोगों को पता चल जाता है। ठीक है, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं। स्लॉथ जो होते हैं भालू जैसे दिखते हैं, लेकिन ये भालू नहीं होते हैं। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलटते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरी जीवन में मुश्किल से ये 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ़ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। यानी बाघ की मूंछ जो होते हैं बहुत सेंसिटिव पार्ट होते हैं, जिससे वो शिकार की स्थिति का पता कर लेते हैं। बाघों की मूंछ
से इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। ठीक है। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरी बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। जैसे गुस्से में अलग आवाज़ आएगा, कराहना में, गुर्राने में अलग आवाज़, और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़ निकालते हैं। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जाता है। बाघ का गुर्राना कहाँ तक सुना जा सकता है? 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों से हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भी भाप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में ज़्यादा घूम जाते हैं। ठीक है। बाघ के कान जो होते हैं बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा तक घूम जाते हैं। बाघ इतना सतर्क जानवर है, लेकिन इस सब के बावजूद आज वह खतरे में है। ठीक है। और बाघ जो है रात में हम लोग से 6 गुना बेहतर देख सकता है। ठीक है। बाघ जो होता है हम लोग से रात में 6 गुना बेहतर देख सकता है। हाथी को उसके दांतों के लिए मार दिया जाता है, जबकि गैंडे को सींग के लिए मार दिया जाता है। शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो जाती है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा हो जाता है। और जो मतलब जानवर लुप्त होने के कगार पे होते हैं उनका डाटा रेड बुक में होता है। ठीक है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है। इसको जो है इसमें जाना जो है शिकार करना या फिर जाना मना है। ठीक है। राजस्थान के भरतपुर ज़िले में जो घाना है, ठीक है, घाना, इन जंगलों में क्या है, जानवरों का शिकार करना क्या है, मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। सपेरे लोगों को कालबेलिया, ठीक है, कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया नाच में भी सांप जैसे मुद्राएं होती है। ठीक है। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के ही सांप ही जहरीले होते हैं। पहला होता है नाग, दूसरा होता है करैत, तीसरा होता है दुबोइया और चौथा होता है अफाई। ये चारों सांप बहुत जहरीले होते हैं, बाकी सांप उतने जहरीले नहीं होते हैं। ठीक है। तो देखिए ये जो होता है नाग होता है, ये अफाई होता है, इसमें छोटे छोटे मतलब प्रिंट होते हैं। ये करैत होता है, ये दुबोइया होता है। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। जहर के असर को ख़त्म करने के लिए दवाई सीरम, जो कि सांप के जहर से ही बनाया जाता है, और यह दवाई सीरम जो है सभी सरकार स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। आम तौर पर हमारे पेट के अंदर का तापमान लगभग 30 सेंटीग्रेड होता है। हमारे पेट का पाचक रस एसिड अम्ल की तरह होता है। ठीक है। कालहांडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है, फिर भी यहाँ के लोग भूखमरी का शिकार होते हैं। आत्रेयपुरम गांव आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब देखिए कुछ ये तालिका है जिसमें एक तरफ खाने की कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ 1-2 दिन तक ख़राब होने से बचाने के लिए कुछ घरेलू उपाय हैं, यानी प्रिजर्वेशन के कुछ उपाय हैं। तो उन्हें हम लोग देखते हैं। जैसे दूध को क्या करते हैं, हम लोग उबालते हैं। तो उबाल कर जो है दूध को बचाया जा सकता है, यानी उसे फटने से बचाया जा सकता है। पके हुए चावल को एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। ठीक है। ऐसे इनको बचाया जा सकता है।
हरा धनिया को गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं, इससे ये ज़्यादा दिन तक टिक सकते हैं। प्याज और लहसुन को खुले में रखते हैं नमी से बचाकर, तो इससे ये ज़्यादा दिन तक ये जो रह सकते हैं। अचार रखने के से पहले शीशी को धूप में सुखाया जाता है ताकि शीशियों में से नमी निकल जाए। अगर शीशी में थोड़ी भी नमी रह जाएगी तो अचार क्या होगा, सड़ जाएगा, उसमें घुन लग जाएगा। अब देखिए, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहे, मेंढकों, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इसे निपेंथिस कहते हैं। निपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया के, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। इसको पिचर पौधा भी बोलते हैं। ठीक है। घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। कुछ बीज हवा में उड़कर बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं और कुछ बीज हवा में तो उड़ नहीं पाते और यह जानवरों की खाल और हमारे कपड़ों में अटक जाता है। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं। जैसे सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती है तो चिटक कर बिखरने लगती है। ठीक है। ये निपेंथिस का पौधा है। ठीक है। और इस पिचर का पौधा भी इसको बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये यहाँ से एक खास तरह की गंध होती है जिससे कीड़ा मकोड़ा और अन्य जो छोटे छोटे ये होते हैं, जानवर होते हैं, वो भी इसमें इसके कांटेक्ट में आते हैं तो ये इसमें क्या होता है, चिपक जाते हैं और ये ढक्कन क्या होता है, फिर बंद हो जाते हैं। देखिए, अभी पिचर प्लांट के बारे में जो मैं बोल रहा था, देखिए पिचर प्लांट कहाँ पाया जाता है। अच्छा, देखिए पिचर प्लांट भारत में नहीं पाया जाता है। मेढक देखिए पिचर प्लांट जो है भारत में नहीं पाया जाता है, तो भारत में पाया जाता है ये। ठीक है। कौन सा जगह, तो ये पाया जाता है मेघालय में ना, मेघालय में था, हाँ मेघालय राज्य में। ठीक है। ये दूसरा ऑप्शन है। मेढकों, कीड़ों और चूहों को चतुराई से फंसाता है और खाता है। कीड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की आवाज़ें निकालता है। मुंह छोटे छोटे कांटों से ढका होता है। तो देखिए इसमें हमको लगता है ये ऑप्शन तो सही है। अच्छा, कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, तो इसमें जो बी ऑप्शन ये सही है कि पिचर का प्लांट जो है मेढकों, कीड़ों और चूहों को चतुराई से फंसाता है। कैसे फंसाता है? एक खास तरह का गंध वो छोड़ता है जिससे ये कीड़े, मेढक और चूहे क्या होते हैं, उसके नज़दीक आ जाते हैं। और जब नज़दीक आ जाता है तो वो क्या करता है, अपना जो पत्ते का ढक्कन है उसको बंद कर देता है। अच्छा, ये देखिए अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, वेलक्रो के बारे में। ठीक है। वेलक्रो जो होता है, क्या होता है, ये घटना 1948 के है। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ शहर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हुए हैं। इन बीजों को अपने कपड़े पर चिपका देखकर वे हैरान हो गए। उन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप निकाला और बीजों को बारीकी से देखने लगे। बीजों में छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशे पर अटक गए थे। यह देखकर मेस्ट्रल को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। ठीक है। वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती है और खुलने पर चर चर की आवाज़ आती है, जैसे हम लोग के बस्ते में होता है, कपड़े में होता है, जूते में होता है, पट्टे आदि। जो सैंडल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये मतलब रहता है, यहाँ पे इस दोनों जगह पे तो वेलक्रो रहता है। तो ये मज़ेदार किस्सा प्रकृति से प्रेरणा लेने का होता है। देखिए, हमारे यहाँ मिर्ची पुर्तगाल देश से के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे। तो मिर्ची जो थे कहाँ से आया था, पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अफ्रीका से लाए थे।
अब यह सारे भारत में उगाई जाती है। हमारे यहाँ भिंडी अफ्रीका से आई है, गोभी मटर यूरोप से आए हैं, चाय असम से आई है, सोयाबीन चीन से आई है, बीन अमेरिका से आई है। ठीक है, देखिए अब कहाँ जो मिर्चा है वो पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे और ये अब जो है बहुत मात्रा में भारत में उगाई जाती है। भिंडी का जो सब्जी है वो अफ्रीका से आया है। गोभी मटर कहाँ से आया है? यूरोप से। चाय असम से लाया गया है। सोयाबीन जो है चीन से लाया गया है। बीन का जो सब्जी है अमेरिका से आया है। बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर और केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी ये सब भारत में ही उगाई जाती है। बूंद बूंद दरिया दरिया अध्याय में 650 साल पुराना घड़ीसर नामक स्थान के बारे में बताया गया है। तो बूंद बूंद दरिया दरिया अध्याय में 650 साल पुराना घड़ीसर नामक स्थान के बारे में बताया गया है। सर यानी सर का मतलब होता है तालाब। ठीक है, घड़ीसर। ठीक है, घड़ीसर नामक जो स्थान है यानी सर, यहाँ पे जो सर है इसका नाम मतलब क्या होता है? तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनाया था। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब एक तालाब से पानी भरा जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। ठीक है, यानी तालाब इस तरह से बनाया गया था कि जब एक तालाब से पानी भर जाता था तो बाकी का पानी बह कर क्या होता था? दूसरे तालाब में बह जाता, यानी एक दूसरे से क्या थे? ये इंटरकनेक्ट थे। अल बिरूनी एक यात्री था जो कि भारत आया। अल बिरूनी उज़्बेकिस्तान देश से आया था। अल बिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा। पानी के स्रोत हैं जैसे बावड़ी, तालाब, नौला, धारा आदि। कुएं सूखने की कुछ वजह होती है। कई जगह मोटर लगाकर ज़मीन का पानी निकाला जा रहा है। ठीक है, तालाब जिनसे बारिश का पानी इकट्ठा होता था वो अब नहीं रहा। पेड़ों के आसपास और पार्क में भी ज़मीन की सीमेंट से पक्का कर दिया गया है। तो इन कारणों से क्या होता है कि कुआं अब सूख रहा है, यानी जो वाटर लेवल है अब बहुत नीचे जा रहा है। दड़की माई राजस्थान के औसर जिले के गांव में रहती है। तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था ने दड़की माई की तालाब बनाने में मदद की। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक इससे निकाला जा सकता है। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हो। मृत सागर में कोई डूबता नहीं है। अब देखिए जो दांडी यात्रा हुआ था क्यों हुआ था। ये घटना है 1930 की। ठीक है, 1930 की घटना है। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेज़ों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ नमक जैसी चीज़ के बिना गुजारा कैसे हो। लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज़ थे। गांधी जी का कहना था कि जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट पर एक लंबी यात्रा की और गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी ज़मीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है और तेज़ धूप में पानी क्या होता है? सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। कांच की स्लाइड पर खून की बूंदें मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलिस से फैलता है। ठीक है,
मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलिसिस से फैलता है। डॉक्टर मरियम स्लाइड को माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी से देखते हुए इस माइक्रोस्कोप से एक चीज़ 1000 गुनी बड़ी दिखती है। इसलिए खून के अंदर की बारीकियां साफ दिखाई पड़ती है। कई माइक्रोस्कोप तो इससे ज़्यादा भी ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। ठीक है। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से क्या होता है, दवाई भी बनता है। ठीक है। मलेरिया का दवाई क्या होता है, पुराने समय में सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। पहले लोग क्या करते थे, छाल को उबालकर और छानकर इसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से क्या होता है, दवाई बनाते हैं। गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां, इनमें आयरन यानी लोहा होता है। गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। मक्खियाँ पेट की समस्याओं जैसे रोग फैलाती है। मक्खियाँ क्या करती है, पेट की समस्या जैसे रोग फैलाती है। शैवाल एक प्रकार का पौधा है जो बरसात के मौसम में ज़्यादातर फैलता है। वैज्ञानिक जिसने मच्छर के पेट में झाँका था वो कौन थे, रोनाल्ड रॉस वैज्ञानिक जो थे वो क्या किए, मच्छर के पेट में जो है पहली बार झाँके थे। जब लोग मलेरिया के बारे में नहीं जानते थे तब लोगों को लगता था यह खराब हवा की बीमारी है। दिल्ली के स्कूलों में अनीमिया के कारण परेशानी। 17 नवंबर 2007 दिल्ली नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे अनीमिया का शिकार हैं। इससे बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती भी कम होती है। जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में भी परेशानी होती है। आजकल इन स्कूलों में बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं और उनकी जांच भी चल रही है। अनीमिक बच्चों को आयरन यानी लोहे की दवाई दी जा रही है। तो दिल्ली के स्कूल में जो अनीमिया के कारण परेशानी हुई वो कब हुई, 17 नवंबर 2007 दिल्ली नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे क्या हो गए, अनीमिया का शिकार हो गए। इससे बच्चों के शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर हुआ और इसके कारण बच्चे क्या हुए, ठीक से पढ़ नहीं पाते थे, उनमें फुर्ती की कमी होती थी और जो कुछ भी पढ़ाया जाता था उसे समझने में भी परेशानी होती थी। आजकल इसके लिए स्कूलों में बच्चों के लिए हेल्थ कार्ड बन रहे हैं और उनकी जांच भी चल रही है। अनीमिक बच्चों को आयरन यानी लोहे की दवाई दी जा रही है। अनीमिया खून की कमी होने से होने वाली बीमारी है। लार्वे पतले पतले छोटे भूरे से रंग के कीड़े होते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। ठीक है। अगर पानी को बहुत दिन तक छोड़ दिया जाए, यानी कहीं भी गंदा पानी जमा हो तो वहाँ पे क्या होते हैं, मच्छर उसमें अंडे देते हैं और वही उसी से क्या होते हैं, मच्छर फैलते हैं। रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1905 में मरते हुए भी वे कह रहे थे कि कुछ ढूंढ लूँगा, नया ढूंढ लूँगा। ठीक है। यानी रोनाल्ड रॉस जो थे, ठीक है, उन्हें दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था और 1905 में मरते हुए भी वे कह रहे थे कि कुछ ढूंढ लूँगा और नया ढूंढ लूँगा। ग्रुप लीडर के गुण क्या होते हैं, पर्वतारोहण के संदर्भ में बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम करना, ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सज़ा भुगतने को तैयार रहना,
मिज़ोरम में जो भाषा बोली जाती है उसे कहते हैं मिज़ो। विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए होता है। यानी विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए फ़ायदा होता है, यानी ये इसमें यूज किया जाता है। पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें जैसे स्लिक, पिटॉन, हंटर शूज, स्लीपिंग बैग, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक सीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, विंड चीटर, जैकेट, सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना और कुछ खाने पीने का सामान इत्यादि होता है। यानी पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें जैसे स्लिक, पिटॉन, हंटर शूज, स्लीपिंग बैग, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक सीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, विंड चीटर जिसको जैकेट बोलते हैं, सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना, ठीक है, चना और कुछ खाने पीने का सामान इत्यादि होते हैं। टेकला गांव 1600 मीटर की ऊंचाई पर है। पर्वत चढ़ते समय हमारे शरीर का कोण 90 डिग्री होना चाहिए और पीठ सीधी होनी चाहिए। बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाली नाम सगरमाथा पर कदम रखा। बछेंद्री पाल जो थे 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जिसका नेपाली नाम सागरमाथा पर कदम रखा था। साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा था। ठीक है। गोलकोंडा दक्षिण भारत में हैदराबाद नगर पश्चिम स्थित है। इस किले की बाहरी दीवार 87 बुर्ज है, मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट, सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम थे। इस किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज है। इसमें क्या है, मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट और सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था, लेकिन सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। ठीक है। सन 1200 में ये किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था, लेकिन सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। कांसे की चीज़ें हजारों साल पहले से आदिवासी बनाते आए हैं। मल्लापुरम जिला केरल राज्य में है। आसमान, तारे, चाँद, सूरज ये सब अंतरिक्ष में है। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। सुनीता विलियम्स जो है पृथ्वी से दूर 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष की कुछ मज़ेदार बातें। हम एक जगह टिककर तो बैठ ही नहीं सकते थे। यान में एक जगह दूसरी जगह तैरते हुए पहुँचते हैं। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता और वह बुलबुला की तरह इधर उधर उड़ता फिरता। पता है, हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते और हाथ मुंह साफ करते। वहाँ खाना भी अजीब तरीके से खाना पड़ता था। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता था जब हम सीधे सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने के पैकेट को पकड़ते। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बाल हमेशा ही खड़े रहते थे। चल ना पाना, हर समय तैरते रहना,
हर काम अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिककर काम करना तो अपने आप को बेल्ट से बांधो। कागज़ को ऐसे नहीं छोड़ सकते थे, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था, लेकिन मुश्किल भी था।